हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 38। रिवा के संभालने के बाद वंश काफी हद तक संभल चुका था और कुछ सोचने लगा था। तभी दर्श उसके पास आया और उसे इस तरह सोच में गुम देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहा है तू? जिस पर वंश रिवा के जाने वाली दिशा में देखते हुए ही बोला, यही कि अगर बिना कुछ किए रिवा को बचाना है अभी तो मैं रिवा से शादी करूंगा, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों ना हो, ताकि हमें कुछ वक्त मिल जाए उस आकेश का सच सामने लाने के लिए और उसके बाद रिवा भी आजाद हो सकेगी। ये सुन दर्श हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वो इस पर प्रतिक्रिया कैसे करे। पर कुछ पल बाद वो खुद को संभालते हुए हैरानी भरे स्वर में लेकिन धीरे से बोला, तू पागल हो गया है क्या? ये कैसे कर सकते हैं हम? दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये कहते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर वंश को देखने लगा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। तो वंश बहुत ही ठंडे से स्वर में बोला, उसे बचाने का यही एक तरीका है और मैं ये नहीं कहता कि उसे मेरे साथ जिंदगी भर रहना है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना उसे अपने साथ नहीं बांधना चाहता, लेकिन उसे उस घटिया आदमी के साथ भी जाने नहीं दे सकते हम, समझा तू? इसलिए मेरा फैसला फाइनल है और कल मैं इस बारे में उससे बात करूंगा और ये होकर रहेगा, चाहे उसकी मर्जी से चाहे जबरदस्ती से। और ये कहते हुए वंश वहां से बाकी लोगों की ओर चला गया। वहीं दर्श हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रहा और अपने आप में बोला, ये खाटू श्याम जी, ये चल क्या रहा है? जब उसको दिल की बात बताने बोलो तो ये बोलता नहीं और अब ये करने वाला है। इससे वो रिवा को तो चोट पहुंचाएगा ही, इसे खुद को कितनी ज्यादा चोट पहुंचेगी, ये चीज ये क्यों नहीं सोच रहा? अब आप ही जानो क्या करेगा ये सिरफिरा आदमी। और ये सोचते हुए वो भी सबके पास आ गया। यूं ही काफी वक्त बीत गया और सब वहीं आईसीयू के बाहर खड़े रहे। तभी कुछ वक्त बाद डॉक्टर बाहर आया, जिन्हें देख वंश उनके पास आया और उनसे बोला, दादी माँ ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब उससे बोले, जी मिस्टर सिसोदिया, वो ठीक हैं। उन्हें बस एक माइनर हार्ट अटैक आया था, आगे जाकर खतरा हो सकता है, तो प्लीज उन्हें स्ट्रेस मत दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करिएगा। अब वो होश में है, आप उनसे मिल सकते हैं एक एक करके। और ये कहते हुए वो वहां से चले गए। उनके कहने के अगले ही पल वंश कल्याणी जी के पास जाने के लिए आईसीयू के अंदर चला गया और वहां उसने देखा कि कल्याणी जी मशीनों के बीच घिरी बिस्तर पर बेजान सी लेटी है। ये देख उसे अच्छा नहीं लगा और वो उनके पास आकर धीरे से बोला, दादी माँ, और उनके एक हाथ को अपने हाथों में थाम लिया। तभी कल्याणी जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोली, तू मुझसे तभी बात करना जब तू रिवा को बचा ले। मैं नहीं जानती तू क्या करेगा, बस उसे बचा लेना। और ये कहते ही उनकी सांसें उखड़ने लगी। तो वंश उन्हें शांत करते हुए बोला, दादी माँ, प्लीज आप शांत हो जाइए, गहरी सांसें लीजिए और खुद को स्ट्रेस मत दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे, रिवा को कुछ नहीं होगा और उसके लिए मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं उससे शादी करूंगा, कुछ वक्त के लिए ही सही, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तरीका सही नहीं होगा और वो शायद मुझसे नफरत कर सकती है, लेकिन उसे बचाने के लिए यही करना पड़ेगा दादी माँ। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में स्ट्रेस नहीं देना चाहता। उसकी ये बात सुन कल्याणी जी की आंखों में एक उम्मीद नजर आने लगी और वो बस मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगी, फिर बस उनके कहे अनुसार आराम करने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल वो फिर से उसे देखते हुए बोली, मानती हूँ तेरा तरीका गलत है, शायद रिवा इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन तू गलत के लिए ये नहीं कर रहा। जब इंसान के इरादे सही होते हैं तो भगवान उनका साथ जरूर देते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचना, क्योंकि जैसा लड़का वो है उससे तो बेहतर है तू। मुझे अपनी परवरिश पर इतना तो भरोसा है। ये कहते हुए अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रख देती है और मुस्कुराकर उसे देखने लगती है। फिर वंश वहां से निकलकर बाहर चला जाता है और उसके बाहर आते ही वंशिका उसके पास आकर पूछने लगती है, भाई, दादी माँ कैसी हैं? मैं उनसे मिल सकती हूँ? जिस पर वो उसे संभालते हुए कहता है, लाडो, वो ठीक हैं, अभी उन्हें आराम करने देते हैं, बाद में सबसे पहले तू ही मिल लेना, ठीक है? तो उसके इस तरह कहने से वो मान गई। यूं ही काफी वक्त बीत गया और उसके बाद वंशिका भी उनसे मिलकर रिवा, दर्श और बाकी सबके साथ दर्श के घर चली गई। अब वहां बस वंश कल्याणी जी के पास रुका था। इस तरफ रात के वक्त अग्रवाल मेंशन में वंशिका रिवा के साथ उसके कमरे में बैठी थी और आज उसका ये प्यारा सा चेहरा बहुत ज्यादा उदास और मुरझाया नजर आ रहा था, जिसे देख उसे चेयर अप करने के लिए रिवा उससे बोली, अरे क्या बात है, नॉर्मली कोई अपनी मोहब्बत के घर हो तो
उससे ज्यादा खुश कोई नहीं होता, वहीं तुम ऐसा मुंह बनाए घूम रही हो। इस पर वंशिका उसी तरह उदासी से उसकी ओर देखने लगी तो रिवा फिर से बोली, मैंने कहा ना दादी माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने भी कहा और खुद भी मिलकर आई हो। इसलिए इस बात को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें दर्श भाई से मोहब्बत कब हुई? आखिर हम भी तो जाने। और ये कहते हुए वो उसकी ओर देख मुस्कुराने लगी। तो वंशिका भी अब ज्यादा उदास नहीं रह पाई और दर्श के बारे में सोच शर्माने लगी। फिर अपना गला साफ करते हुए बोली, वो जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और मेरी साइकिल की चेन गिर गई थी। भाई उस दिन नहीं आए थे स्कूल, तो स्कूल के बाहर ही कुछ बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे। तब उसी ने साइकिल की चेन ठीक की, उन बच्चों को भगाया और तो और मुझे चॉकलेट देकर चुप करवाते हुए घर तक छोड़ने भी आया। उसी दिन उस पर क्रश हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे मोहब्बत कब हुई पता ही नहीं चला। पर प्लीज ये बात आप उसको मत बताना। और ये कहते हुए उसने रिवा का हाथ थाम लिया, इस बात से अनजान की कोई था दरवाजे पर जो उनकी सारी बातें सुन चुका था। कौन था दरवाजे पर? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।